हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में मैंने MgSO4 के बारे में बताया था। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, तो इस क्लास में बता रही हूँ। MgSO4 इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो हम क्या करेंगे? MgSO4 देने से पहले हम क्या करेंगे? डन RFT बिफोर गिवन, नेवर गिवन रीनल फेल्योर। तो MgSO4 देने से पहले रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, और इसको कब नहीं देंगे? जब रीनल फेल्योर हो तब इसको नहीं देंगे। तो इसका थेरेप्यूटिक रेंज क्या है? इसका थेरेप्यूटिक रेंज है 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसका टॉक्सिसिटी हो जाएगा जब इसका कंसंट्रेशन 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका अर्लीस्ट साइन क्या है? लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स। पटेलर रिफ्लेक्स को हम लोग डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जब इसका कंसंट्रेशन 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका रिस्पायरेटरी रेट कम होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसका डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और रिस्पायरेटरी रेट धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसी तरह कार्डियक मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। कब होगा ये? जब 12 से ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं मॉनिटरिंग विथ MgSO4। इसमें क्या होता है? वाइटल देखेंगे, नॉर्मल क्या होता है, और इसको कब कब हम स्टॉप कर देंगे मैग्नीशियम को। तो अब देखते हैं पटेलर रिफ्लेक्स क्या होता है। वो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब ये अब्सेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को स्टॉप कर देंगे। तो अगर रिस्पायरेटरी रेट 12 से 20 नॉर्मली रहता है, अगर 12 से कम हो जाएगा तो हम तुरंत ही मैग्नीशियम सल्फेट को बंद कर देंगे। उसके बाद यूरिन आउटपुट है नॉर्मली 30 से 60 ml पर आवर होता है। अगर 30 ml पर आवर से कम हो गया तो इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। हार्ट रेट भी क्या होता है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। अगर इसका हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगा तो हम इस ड्रग को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। अब इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। अब देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जब कैंसर के लिए हम जो मतलब कि ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किस में दिया जाता है? कैंसर में दिया जाता है। और कैंसर में क्या होता है? मतलब सेल साइकिल जो होता है वो भी फास्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं सेल साइकिल में क्या होता है। तो सेल साइकिल में 2 फेज होता है, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज हो गया प्रिपरेटरी फेज, जिसमें कि सेल को डिवाइड करने के लिए उसका प्रिपरेशन होता है। और एम फेज मीन्स माइटोसिस, जिसमें क्या हो जाता है? सेल डिवाइड करता है। तो इंटर फेज में भी 3 फेज है। एक G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है। एस फेज मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या चीज़ का होगा? डीएनए से डीएनए का। तो डीएनए क्यों सिंथेसिस होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रोटीन का ही ज़रूरत होता है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं प्रोटीन को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अब देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको पहले सिंगल स्ट्रैंडेड में करेगा। तो एक एंजाइम आएगा हेलिकेज। इसका क्वेश्चन भी आता है। हेलिकेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कौन सा एंजाइम करता है? तो वो हेलिकेज है। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो वो रेप्लिकेट करके क्या कर जाएगा? डॉटर डीएनए बनाएगा। डॉटर डीएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। फिर क्या हो जाएगा? डीएनए से डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या क्या होगा। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में जानते हैं, एक मान लेते हैं एक नॉर्मल सेल है। सेल के इंट्रा सेल में क्या रहता है, पोटासियम रहता है, फॉस्फेट रहता है, यूरिक एसिड रहता है। कीमोथेरेपी में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या हो जाएगा, जैसे ही कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो भी ड्रग्स खाएंगे वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो सेल के अंदर जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लड में आएगा। तो ब्लड में ज़्यादा पोटासियम आएगा तो हाइपर पोटेसीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। और एक क्वेश्चन आता है सब कुछ हाइपर होगा लेकिन एक चीज हाइपो होगा, क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फॉस्फेट कैल्शियम से आके बाइंड करेगा तो हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है। अब कीमोथेरेपी, नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, उसको जानते हैं क्या क्या है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हमेशा हम आईवी रूट को मतलब चूज करेंगे। आईवी रूट को चूज करेंगे तो वो डोज कैसे हम देंगे पेशेंट को, तो वो डोज देंगे बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया में वेट और हाइट का ज़रूरत पड़ता है, पहले उसको हम मेज़र करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें कीमोथेरेपी जो है हमेशा जो है सिर्फ रैपिडली डिवाइडिंग सेल को ही नहीं वो करेगा, वो उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा जहाँ पे क्या होगा, रैपिड डिवीजन होगा। तो रैपिड डिवीजन कहाँ होता है, बोन मेरो में भी होता है रैपिड डिवीजन, हमेशा उसमें बोन मेरो में डिवीजन होते रहता है। तो उसमें क्या, कीमोथेरेपी में क्या हो जाएगा, बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा। बोन मेरो सप्रेशन होगा तो क्या होगा, उसमें आरबीसी भी कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी कम होगा। अगर आरबीसी कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो उसके कारण इम्यूनिटी कम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट इसमें क्या होता है, ये जो है बोन मेरो सप्रेशन है, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट में जो होता है इसको हम बोलते हैं साइड एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। डोज रिलेटेड मतलब कि हम जब भी हाइपर डोज देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बोन मेरो सप्रेशन होता है। हमेशा बोन मेरो सप्रेशन क्या है, डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं, जब अगर इसमें इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करेंगे, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। पेशेंट को क्राउड प्लेस में जाने से मना करेंगे। अवॉइड लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन भी उसको नहीं देंगे। उसमें क्या होगा कि बोन मेरा सप्रेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगा। प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, बोलेंगे रेजर अवॉइड करने के लिए पेशेंट को। एस्पिरिन अवॉइड करेंगे, आईएम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर आईएम क्या कर देंगे तो मान लेते हैं कैपिलरी इंजर्ड हो गया तो उसमें प्लेटलेट्स कम है तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है। अब इसमें क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में इमिया में हमेशा ब्लड में हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जाके ज्वाइंट में। अब हाँ, यूरिक एसिड इसमें ब्लड में अगर, जब ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है। और यही यूरिक एसिड जब ज्वाइंट में जाके बाइंड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाउट बोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाके बाइंड करेगा, ग्रेटर टो के जॉइंट में। ठीक है। तो ये यूरिक एसिड कैसे मतलब इंक्रीज करता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का के वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ज़ैंथिन ऑक्साइडेज जो होता है एंजाइम, वो प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसी ज़ैंथिन ऑक्साइडेज को क्या करेंगे, हम
ब्लॉक कर देंगे। तो इसको ब्लॉक कर कौन करता है? एलोप्यूरिनोल इनहिबिट करता है ज़ैंथिन ऑक्साइडेज को। तो जब ज़ैंथिन ऑक्साइडेज ही नहीं रहेगा तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उससे यूरिक एसिड भी नहीं होगा। तो उससे हम क्या करेंगे? हम गाउट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यू प्यूरिन कैसे बनता है? जैसे सेल में क्या है, डीएनए है, सेल ब्रेक करेगा तो उसमें प्यूरिन ज़्यादा ब्लड में आएगा। प्यूरिन ब्लड में आएगा तो उससे उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के कारण यूरिक एसिड बढ़ेगा, वो जाके कहाँ बाइंड करेगा? जॉइंट में। जॉइंट में आएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा? गाउट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि इंटरफेज में कौन कौन सा फेज है? G1, G1 फेज, G2 फेज, उसके बाद एम फेज आता है, वो है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन फेज को हम फेज बोलते हैं। तो ये जीवन को बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज, ये हो गया सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन फेज। और इसमें G2 हो गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज या ट्रांसलेशन, इसी में प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, तो ट्रांसलेशन फेज। इसमें क्या आता है? प्री सिंथेसिस फेज में सेल का साइज इंक्रीज होता है, ऑर्गेनेल्स का साइज इंक्रीज होता है। नॉर्मल क्या होता है कि इंटरफेज 90% का होता है और एम फेज 10% का होता है। लेकिन कैंसर सेल में क्या हो जाता है कि इंटरफेज हो जाता है 10% और एम फेज हो जाता है 90%। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ठीक है, जैसे जीवन और एस फेज के बीच में G1 एस चेक पॉइंट होता है और G2 एम फेज के बीच में G2 एम चेक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको मेंटेन कौन करता है? P53 जीन मेंटेन करता है इस दोनों चेक पॉइंट को। ठीक है, तो ये P53 जीन को हम लोग इसीलिए क्या करते हैं? पुलिस मैन ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ जीनोम या पेरेंट्स। अब देखते हैं कि जैसे कि ये कीमोथेरेपी में क्या होता है, लो हम क्या एडवाइस करेंगे? लो प्यूरिन डाइट। यूरिन किस में ज़्यादा पाया जाता है? बनाना, अल्कोहल, कॉफ़ी। और ये कीमोथेरेपी हमेशा कहाँ अटैक करेंगे? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे जाके कीमोथेरेपी के ड्रग एक्ट करते हैं। तो वे सिर्फ कैंसर सेल पे ही जाके अटैक नहीं करेंगे, हमारे बॉडी में जितना रैपिडली डिवाइडिंग सेल है वहाँ वहाँ जाके ये अटैक करता है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन सा रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है? बोन मैरो सेल, हेयर सेल, जीआईटी सेल, और ये क्या होता है? गैमिट सेल। तो ये बोन मैरो पे जाके जब अटैक करेगा तो उसमें क्या होगा? बोन मैरो सप्रेशन होगा। बोन मैरो सप्रेशन होगा तो ब्लड, बोन मैरो से जितना भी ब्लड का एलिमेंट है सब बनना कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। उसके बाद जब हेयर सेल्स वहाँ पे जाके एक्ट करेगा तो हमारा सारा बाल उड़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? एलोपेशिया। जीआईटी सेल्स भी हमेशा मतलब डिवाइड करते रहता है, तो क्या हो जाएगा उससे? जीआईटी सेल्स हमेशा एब्जॉर्ब करते रहता है। ठीक है, तो जीआईटी सेल पे जब एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा उसमें? जब जीआईटी सेल्स पे ये अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा? फूड जो है मतलब गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होता है तो वो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो गाढ़ा होने के कारण वो आसपास के फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। और हमारा टंग जो है वो, हाँ, टंग में स्वेलिंग आएगा, तो माउथ टंग में स्वेलिंग आएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा? म्यूकोसाइटिस। अब गैमिट्स भी है रैपिडली डिवाइडिंग सेल, तो उसमें क्या करेगा? स्पर्म और ओवा को भी जाके डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसके कारण क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, आप देखते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग। जैसे सीटी जेड पे जाके एक्ट करेगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ओंडासेट्रोन देंगे। एंड ओंडासेट्रोन कब देंगे? 30 मिनट बिफोर कीमोथेरेपी। ठीक है,
अगर ऑप्शन में ओंडासेट्रो नहीं है तो हम डेक्सामीथासोन भी ऑप्शन ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर और कौन सा डाइट हम देंगे, लो इन फाइबर वाला डाइट देंगे। ठीक है, और वोमिटिंग और नोजिया वोमिटिंग होगा, डायरिया भी होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे, 2 से 3 लीटर पर डे करेंगे। उसके बाद जब डायरिया होगा तो कैलोरी क्या रहेगा, हाई रहेगा और लो फाइबर रहेगा डाइट। ठीक है, अब देखते हैं कि जब भी हम आईवी रूट से कीमोथेरेपी देंगे तो क्या होगा कि कीमोथेरेपी वेन में जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्लेबाइटिस होगा। फ्लेबाइटिस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, फ्लेबाइटिस होने के कारण उससे जो है जितना भी ब्लड का कंपोनेंट है वही नहीं आएगा, साथ साथ में ड्रग भी वेन से बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन होगा तो उसमें जब एक्स्ट्रावेसेशन होगा तो उससे ब्लड कंपोनेंट भी मतलब उस बॉडी पार्ट्स में ठीक से नहीं जा पाएगा। ब्लड सप्लाई जब कम हो जाएगा तो टिश्यू को क्या होने लगेगा, वहाँ का नेक्रोसिस होने लगेगा। तो अब साइड इफेक्ट इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, एक फिजिकल होता है और एक साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल साइड इफेक्ट जो हमारे बॉडी में दिखाई पड़ता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो भी हमारे बॉडी में चेंजिंग आ रहा है उसके कारण हमारे ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। जैसे एलोपेशिया, एलोपेशिया के कारण आदमी डिप्रेस्ड होने लगते हैं, तो लेकिन ये तो रिवर्सिबल है। जैसे ही आप कीमोथेरेपी बंद करेंगे तो हमारा बाल फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। और क्या है, एक दूसरा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जो है वो इरिवर्सिबल है। अब देखते हैं कि MgSO4, अब जब भी हम MgSO4 देंगे तब कैसे देंगे, MgSO4 4 से 6 मिलीग्राम देंगे IV। ठीक है, और इसका लोडिंग डोज ओवर 15 to 20 मिनट, हर एक 15 to 20 मिनट में देंगे इसको। 2 ग्राम पर आवर देंगे, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रहता है इसका। अब कीमोथेरेपी तो देखें, जैसे कीमोथेरेपी में देख लें, कैंसर सेल होता है, कैंसर सेल साइकिल में इंटरफेज एम फेज होता है। इंटरफेज में G1S और G2 फेज होता है। G1 फेज में सेल साइज डबल हो जाता है। एस फेज सिंथेसिस फेज हुआ, इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है। G2 में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जी DNA से RNA फॉर्म होता है, फिर उसमें फिर ट्रांसलेशन होता है, RNA से प्रोटीन जब फॉर्म बनता है तो उस फेज को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, ये इंटरफेज 90% होता है किसी भी सेल साइकिल में, और एम फेज 10% का होता है। लेकिन कैंसर सेल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका, इंटरफेज 10% होता है और एम फेज क्या हो जाता है, 90%। सेल का जब प्रिपरेशन ही नहीं होगा ठीक से, मेच्योर ही नहीं हो पाएगा, तो वो किसी भी सेल को ठीक तरीके से इसको बना नहीं पाएगा और जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, और वो सेल वर्क भी नहीं करेगा। अब टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी, तो इसमें एक होता है लेबाइल, कैन डिवाइड ऑल टाइम, स्टेम सेल्स इन बोन मैरो एंड GIT सेल्स। और एक स्टेबल होता है, नॉर्मली नॉट डिवाइड बट ऑन रिक्वायरमेंट कैन डिवाइड, जैसे कि हिपैटोसाइट्स और किडनी सेल्स, लीवर का सेल, किडनी का सेल। और एक परमानेंट सेल होता है जो कि कभी भी डिवाइड नहीं करता है, उस सेल वह सेल वो फेज G0 फेज में चले जाता है सेल साइकिल। परमानेंट सेल में होता है, याद रखेंगे, CNS सेल्स, C मीन्स कार्डियक सेल, N मीन्स न्यूरॉन, S मीन्स स्केलेटल सेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कैंसर सेल में क्या होता है कि G1S G2 और M फेज में नॉर्मली क्या होता है, G1S चेक पॉइंट और G2 M चेक पॉइंट होता है, वो मेंटेन होता है, मेंटेन बाय P53 जीन। अब P53 जीन को बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ सेल साइकिल, गार्जियन ऑफ जीनोम, मोस्ट कॉमन जीन डिवाइड इन कैंसर सेल, मोस्ट कॉमन जीन इन्वॉल्व इन कैंसर सेल, मतलब ये P53 जीन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी के कारण वो सेल जो है कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। कीमोथेरेपी अटैक्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ बॉडी। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी है बोन मैरो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है बोन मैरो। उसके कारण क्या हो जाएगा, बोन मैरो सेपरेशन होगा। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है, उसके कारण क्या हो जाएगा, पेनसाइटोपिनिया हो जाएगा, वो हेयर सेल्स पे जाके अटैक करेगा तो उसके कारण एलोपेसिया हो जाएगा। जीआईटी सेल्स एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, लेकिन जब जीआईटी सेल्स पे जाके अटैक करेगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे डायरिया और म्यूकोसाइटिस हो जाएगा। और गैमिट्स पे जाके अटैक करेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, पोटेशियम बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, फॉस्फेट बढ़ेगा, लेकिन कैल्शियम कम हो जाएगा। और नर्सिंग इंटरवेंशन विथ कीमोथेरेपी क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट होता है आईवी रूट। आईवी रूट डोज डिपेंड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, उसमें क्या आप मेजर करेंगे, वेट और हाइट। अब कीमोथेरेपी में क्या हो जाएगा, आरबीसी कम होगा, बोन मैरो पे अटैक करेगा तो आरबीसी कम होगा, उसके कारण एनीमिया हो जाएगा। और कीमोथेरेपी में के कारण डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, इम्यून कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, तो उसमें हम अवॉइड करेंगे लाइव वैक्सीन क्राउडेड प्लेसेस, टेक मेजर्स प्रिवेंट इन इन्फेक्शन। अब उसके कारण क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगा, प्लेटलेट से कम होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम अवॉइड करेंगे आईएम रूट, अवॉइड करेंगे एस्पिरिन, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट होता है, अवॉइड करेंगे सेविंग रेजर, सेविंग के लिए रेजर को अवॉइड करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक गाउट भी हो जाएगा, गाउट गाउट होगा तो गाउट कैसे होता है, प्यूरी जब भी सेल डिस्ट्रॉय करेगा तो उसमें डीएनए रहता है, डीएनए से प्यूरिन निकलेगा बाहर, प्यूरिन पे ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेज काम करेगा तो उसके कारण यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। तो यूरिक एसिड इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, जॉइंट में जाके जमा हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। और इसी ज़ैंथिन ऑक्साइडेज को इनहिबिट करता है एलोप्यूरिनॉल। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउट इज एलोप्यूरिनॉल। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। लेकिन उसके बाद टू प्रिवेंट वोमिटिंग होंडासेट्रोन देंगे या फिर डेक्सामेथासोन, लेकिन मोस्ट कॉमनली होंडासेट्रोन देंगे। 30 मिनट कब देंगे, 30 मिनट बिफोर कीमोथेरेपी। अब देखिए डाइट विथ कीमोथेरेपी के, अब देखते हैं डाइट विथ कीमोथेरेपी में क्या देंगे, हाई फ्लूइड इंटेक देंगे, क्योंकि उसमें नोजिया वोमिटिंग एंड डायरिया होता है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट यही होता है, इसमें 2 से 3 लीटर पर डे देंगे। हाई कैलोरी डाइट देंगे, डायरिया होता है इसीलिए इसमें लो प्यूरिन देंगे, लो फाइबर देंगे। कीमोथेरेपी आईवी रूट से देने पे क्या होता है, फ्लेवाइटिस, मतलब भेन का इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ भेन, उसके कारण क्या होगा, एक्स्ट्रावेसेशन, जितना भी ब्लड सेल्स है वो ब्लड वेसल से बाहर जाने लगेगा, तो उस जगह का ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, सेल धीरे धीरे डेड होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस होगा तो उसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगा। और उसके बाद क्या है, प्रिवेंट फ्लीवाइटिस। फ्लीवाइटिस को रोकने के लिए क्या करेंगे, बार बार कीप चेंजिंग साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब साइट को हमेशा चेंज करते रहेंगे। साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है, एलोपेसिया। एलोपेसिया क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वो है जब भी हम कीमोथेरेपी बंद करेंगे तो 6 मंथ के अंदर आपका बाल उगना शुरू हो जाता है, लेकिन इनफर्टिलिटी जो है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। यह दोनों साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि इस दोनों के कारण हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं धीरे धीरे सोसाइटी में, इसीलिए इस साइड इफेक्ट को हम लोग साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट बोले। थैंक यू।